हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 221 अगला दिन। अगले दिन सुबह सुबह श्रेया ने वंश को स्कूल भेज दिया था और फिर वो चैन से सोने की कोशिश कर रही थी। पिछली पूरी रात में काफी कुछ ऐसा हो गया था जिससे श्रेया ने डर और नाराजगी महसूस की थी, और अब थोड़ी देर चैन से सोने का मौका उसे मिल पाया था। पर उसे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था जब उसकी नींद अचानक टेलीफोन की रिंग की आवाज से टूट गई। हेलो, श्रेया ने गहरी नींद में ही फोन उठा लिया। पुत्र, श्रेया पुत्र, तेनू कोई खबर है कि नताशा को क्या हो गया है? कल उसकी शादी है, आज संगीत और पूजा है, लेकिन नताशा सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है। सुबह से सब कोशिश कर चुके हैं। तेरे बाऊजी तो कह रहे हैं कि वो दरवाजा धक्का मार के तोड़ देंगे, लेकिन मैंने उन्हें रोक रखा है। अब जवान बेटी के कमरे का दरवाजा ऐसे खोलने का तो हक नहीं है ना हमें पुत्र। हाँ, आप सही कह रही हो बेबे, लेकिन नताशा मेरी बात भी तो नहीं मानेगी। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे दरवाजे से बाहर लाना है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पूजा थोड़ी डिले कर दो? वो सो रही होगी बेबे, थोड़े टाइम के बाद उठ के देखना, वो खुद ही बाहर आ जाएगी। आप तो जानते हो कि नताशा इस शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड है। बेबे ने सर हिलाते हुए हाँ कहा और बोला, ठीक है पुत्र। वो तो नताशा की दोस्तों ने बोला कि तुझे शायद पता है कि नताशा को क्या हुआ है, इसलिए मैंने तुझे फोन कर दिया। श्रेया ने एक पल के लिए सोचा कि भला नताशा के दोस्त ऐसा क्यों कहेंगे, लेकिन फिर उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से ही बाहर निकाल दिया और सोने चली गई। ना जाने श्रेया कितने ही देर और सोई थी, पर अगली बार जब उसकी नींद खुली तो उसके घर के बाहर कोई जोर से बेल बजा रहा था। दूसरे कमरे में बबली भी सो रही थी और उसकी भी नींद टूट जाएगी, ये सोचकर श्रेया ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर निहाल खड़ा हुआ था। श्रेया गुस्से से पलट के दोबारा अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। श्रेया, क्या तुम ठीक हो? कल रात को क्या हुआ था? श्रेया ने दोबारा बिस्तर के अंदर जाते हुए अपना कंबल ओढ़ते हुए कहा, ऑनेस्टली निहाल, मैं इतनी टायर्ड हूं कि मेरा दिमाग चलना ही बंद हो गया है। नताशा क्या कर रही है मैं नहीं जानती। कल क्या हुआ था ये भी मुझे ठीक से याद नहीं है, और तुमने जो कल किया वो तो मैं याद रखना ही नहीं चाहती। ऐसा कहकर श्रेया ने कंबल को अपने चेहरे के ऊपर ओढ़ लिया, लेकिन जल्द ही निहाल ने उसके ऊपर से खींचकर कंबल हटा दिया और फिर उसने श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखा। श्रेया को काफी अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए उसने गुस्से में उठ के निहाल के हाथ से उस कंबल को खींचा और फिर उसे ओढ़ते हुए कहा, तुम प्लीज मेरे रूम से निकल जाओ। तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की कितनी चिंता है ये मैं कल रात ही देख चुकी हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं देखना। श्रेया, तुम ये क्या कह रही हो? मैं जेन्युइनली तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। जब से मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया कि कल रात नताशा का एक्सीडेंट हो गया, तब से मैं खुद को इसी बात के लिए कोस रहा हूँ कि मुझे तुम्हें कल रात अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। क्या? श्रेया अचानक से घबरा कर उठ बैठी। कल रात क्या हुआ? निहाल को अब जाकर ये रियलाइज हुआ कि श्रेया को नताशा के एक्सीडेंट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। कल नताशा का एक्सीडेंट हो गया है श्रेया, मुझे भी अभी कुछ देर पहले ही पता चला। मैं हॉस्पिटल जाने की जगह तुमसे मिलने आ गया क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कि तुम भी उस वक्त उसके साथ ही थी, लेकिन थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। श्रेया घबरा कर अब उठ बैठी। बेबी का कुछ देर पहले कॉल आया था और वो कह रही थी कि नताशा अपने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोल रही है। मुझे लगा रात को लेट आने की वजह से वो सो रही होगी, लेकिन मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। निहाल ने अब श्रेया का हाथ एकदम से पकड़ा और उसे अपने सामने बैठने को कहा। श्रेया को भी अब जाकर एहसास हुआ कि उसका दाहिना हाथ घबराहट की वजह से
कांप रहा था। निहाल के हाथ पकड़ने से श्रेया को चैन तो मिला, लेकिन अब उसके दिल की घबराहट भी बढ़ गई थी। क्या पता चला तुम्हें नताशा के बारे में? क्या उसे बहुत चोट आई है? निहाल ने सोचकर श्रेया को सब कुछ बताते हुए कहा, मेरे ड्राइवर ने मुझे सुबह फोन पर बताया कि कल रात को नताशा का एक्सीडेंट हो गया था। उसने रात में ही नताशा की मदद की और उसे पास के हॉस्पिटल में लेकर गया। उस हॉस्पिटल में नताशा ने इलाज करवाया और सुबह जल्दी से वो हॉस्पिटल से छूटकर अपने घर लौट गई। मेरे ड्राइवर की शायद वही नींद लग गई थी, इसलिए उसने जाते हुए नताशा को देखा नहीं, इसलिए वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं बता पाया। श्रेया समझ गई कि इस वक्त नताशा अपने कमरे में अकेली है और उसे मदद की जरूरत भी है। इसलिए श्रेया ने निहाल से कहा, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा, नताशा के पास। सीरियसली, कल जो हुआ और इससे पहले जो कुछ भी हो चुका है, उसके बावजूद तुम उससे मिलने जाओगी। बात तो मैं तुमसे भी कर रही हूं ना, तो इसमें इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए तुम्हें। श्रेया ने निहाल को टॉन्ट मारते हुए कहा। पर निहाल ने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा, मैंने कल कुछ भी गलत नहीं किया है श्रेया, तुम्हारी कसम। पर श्रेया ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ा लिया, ये सब मत बोलो, कल मैंने खुद देख लिया। निहाल शेरगिल का पार्टी अवतार कैसा होता है? शायद तुम्हारे कुछ गलत की डेफिनेशन मेरे कुछ गलत से अलग है निहाल, क्योंकि कल रात मुझे उस विला में कई गलत चीजें दिख रही थी और तुम वहां पर पूरी रात थे ना। श्रेया को उम्मीद थी कि निहाल का जवाब नहीं होता, लेकिन निहाल ने जवाब देने की बजाय बस अपना सर नीचे कर लिया। श्रेया गुस्से से उठकर चली गई और इस बार निहाल ने उसे रोका भी नहीं। निहाल अपने किए पर पछता नहीं रहा था और इस वक्त वैसे भी वो श्रेया को कुछ समझा नहीं पाता। सही समय आने पर वैसे भी निहाल की सच्चाई सबको पता चल ही जाती। ऐसे में निहाल को पेशेंस से काम लेना था और अपने टर्न का इंतजार करना था। जब तक श्रेया नहा के लौटी, निहाल उस घर से जा चुका था। ये देखकर श्रेया को उसकी कमी भी खली, लेकिन उसके पास भी अब निहाल से कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वैसे भी श्रेया को अब अपने घर जाकर दोबारा न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि बाकी के रिश्तेदारों का भी सामना करना पड़ेगा। श्रेया ने अपना ध्यान अब वहां लगाया। जब तक श्रेया मल्होत्रा कोठी पहुंची तब तक वहां मौजूद सभी लोग, यानी कि श्रेया के परिवार वाले काफी स्ट्रेस में लग रहे थे। ये जाहिर था कि अब भी दुल्हन नताशा ने अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था और शादी के घर में होने वाली पूजा भी नहीं शुरू हुई थी। श्रेया ने सभी को इग्नोर किया और सीधा अपनी बेबे के पास चली आई। उसकी बेबे अब भी नताशा के कमरे के पास ही बैठी थी। श्रेया को देखकर बेबे के चेहरे पर राहत आ गई। मेरी बच्ची श्रेया, देखना नताशा अपने कमरे से बाहर आने के लिए अब भी तैयार नहीं है, जबकि उसकी कई सहेलियां भी अब आकर उसे पुकार चुकी है। बेबे को श्रेया कुछ समझाती उससे पहले ही जगदीप जी ने आकर उस कॉरिडोर में जोर से ऐलान कर दिया, अब मेहमान भी आने लगे हैं लाजो, इसलिए अगर अगले 15 मिनट में ये दरवाजा नहीं खुला तो मैं जस्सी नाल कह के इसे तुड़वा दूंगा। तू कह दे अपनी बेटी को कि वो इसके लिए तैयार हो जाए। इस बात को सुनते ही श्रेया ने बेबे की आंखों में बहुत सारा आतंक देखा। बेबे नहीं चाहती थी कि इस तरह का कदम उठाया जाए, लेकिन अब उन्होंने अपने पति को ऐसा करने से बहुत देर तक रोक लिया था और अब आगे नहीं रोक सकती थी। श्रेया ने बेबे को हिम्मत देते हुए कहा, एक बार मैं कोशिश करती हूँ। इसके बाद श्रेया नताशा के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हुई तो उसने नताशा की उन्हीं दो दोस्तों को वहां खड़ा पाया जो पिछली रात उनके साथ एक ही गाड़ी में थी। ये दोनों अब भी हैंगओवर में थी और अपना फ्रस्ट्रेशन छुपाकर ये लड़कियां बेबे और बाउजी की खातिर यहाँ खड़ी थी। क्या नताशा ने अब तक तुमसे कुछ कहा? नहीं डूड, उसने तो पलट कर जवाब भी नहीं दिया है, बस उसने हमें मैसेजेस भेजे हैं कि हम दोनों घर चले जाएं और उसके परिवार की मदद ना करें, लेकिन
आपके बाऊजी ने हमें यहाँ से हिलने भी नहीं दिया है। पर मुझे नहीं लगता है कि नताशा आज के फंक्शन के लिए आना चाहती है। इनफैक्ट कल के कारनामे के बाद आई डोंट नो वो शादी करना भी चाहती है कि नहीं। सच पूछो तो इस बात को सुनकर श्रेया को खुशी हुई, क्योंकि श्रेया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नताशा की शादी रौनक के साथ हो। पर अगर ये बात सच भी हुई तब भी नताशा को अपने परिवार का सामना करके इस बात को सबसे कहना होगा। इसी उम्मीद में श्रेया ने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने मल्होत्रा कोठी आते वक्त ही एक प्लान बना लिया था और अब बस उसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। श्रेया ने पलटकर बेबे से कहा, बेबे आप सभी मेहमानों को बोलो कि कुछ देर के लिए नताशा को बुलाना बंद कर दें। मैं कुछ ना कुछ करके उसे इस कमरे से बाहर निकलवाती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी 1 घंटे का समय चाहिए। श्रेया की बात को जमुना जी ने तुरंत मान लिया। ठीक है पुत्र, मैं सबको संभाल लेती हूँ, लेकिन तेरे बाऊजी क्या करेंगे ये मैं नहीं कह सकती। उन्हें रोक पाना कितना मुश्किल होता है, ये तुझे पता है। श्रेया ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए बाऊजी से मैं बात करूंगी। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है बेबे, उन्हें मेरी बात माननी होगी। जमुना जी ने श्रेया की हिम्मत देखकर उसके गाल पर ममता भरा हाथ फेरा और फिर मेहमानों से बात करने के लिए चली गई। अब भी व्हीलचेयर में ही थी बेबे, लेकिन उनकी हिम्मत इस पूरे घर में सबसे ज्यादा थी। ये देखकर श्रेया को भी सहारा मिला और आखिर उसने अपने बाऊजी के कमरे में कदम रखा। उस कमरे में उसके बाऊजी के अलावा उसके मामा और कुछ और बुजुर्ग आदमी भी बैठे थे। ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल से श्रेया से ना बात की थी, ना ही उन्होंने ये पता किया था कि वो जिंदा है या नहीं। श्रेया उस कमरे में घुसकर बाऊजी शब्द कहने की कोशिश ही कर रही थी कि उसके बाऊजी जगदीप जी कमरे से उठकर बाहर के कॉरिडोर में आ गए। श्रेया भी ये देखकर उनके पीछे कॉरिडोर में आ गई। बाऊजी, उसने अब बड़ी ही हिम्मत से कहा। उसके बाऊजी ने तुरंत घूमकर श्रेया की तरफ देख। दोनों की नजरें आज बड़े दिनों बाद मिली थी, लेकिन श्रेया ने अब उन नजरों को थामे रखा और कहा, बाऊजी मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। आप जानते हैं ये शादी कैसे हो रही है, ऐसे में नताशा को छेड़ना सही नहीं होगा, वो भी जब घर में सब रिश्तेदार भरे हुए हैं। आप मुझे 1 घंटे का समय दे दो और मैं सब ठीक करवा दूंगी। श्रेया के बाऊजी ने सर हिलाकर हाँ कह दिया, लेकिन फिर कुछ कहे बिना ही कमरे के अंदर चले गए। श्रेया को ये भी अपनी जीत ही लग रही थी। उसे अब अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिल गई थी। श्रेया अब घर के पीछे के छोटे से आंगन में गई, जहां अक्सर कोई नहीं जाया करता था। इस घर में श्रेया ने अपना पूरा बचपन बिताया था और उसे पता था कि दरवाजा खोले बिना भी इस घर के अलग अलग कमरों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जिस कमरे में अभी नताशा रहती थी, वो कमरा एक समय पर श्रेया का हुआ करता था, और श्रेया को इस कमरे के अंदर पहुंचने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं थी। घर के पिछले हिस्से में बनी हुई पानी की टंकी पर चढ़ के श्रेया ने एक छोटी सी सीढ़ी को टंकी और कमरे की बालकनी के बीच ही लगा लिया और फिर उस पर चढ़ने लगी। एक समय था जब श्रेया ने घर से बाहर निकलने के लिए ये रास्ता 1-2 बार इस्तेमाल किया था, इसलिए आज इस पर चढ़ते वक्त उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। श्रेया जल्दी से बालकनी में चढ़ गई और ऐसा करने पर कमरे के अंदर आवाज आई होगी, क्योंकि बालकनी का दरवाजा एकदम से बंद हुआ और अंदर से लॉक कर दिया गया। श्रेया समझ गई कि ये नताशा ने किया था, इसलिए वो भागकर दरवाजे के पास गई और उससे अंदर झांकने की कोशिश की। नताशा प्लीज ये दरवाजा खोल दो, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ है। प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका दो। इसके बाद श्रेया ने चुप होकर दरवाजे को बाहर से ही खटखटाया, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आई। अगले 15 मिनट यूं ही खड़े रहने के बाद श्रेया हताश हो ही रही थी कि तभी अंदर से नताशा ने दरवाजा खोला और श्रेया ने अंदर जो दृश्य देखा उसकी उम्मीद उसे
बिल्कुल भी नहीं थी। एपिसोड 222 एक्सीडेंट। नताशा ने अपनी शादी की तैयारी बड़ी धूमधाम से की थी। उसके पास कई सारे कपड़े, गहने और मेकअप के भी ऑप्शन थे। बचपन से इस दिन का ख्वाब सजाकर नताशा इंतजार करती रही कि ये दिन कब आएगा जब वो एक राजकुमारी की तरफ सज पाएगी। वो दिन जिस दिन सब उसे देखने के लिए बेचैन होंगे, जिस दिन सब उसकी तारीफ करेंगे और उसे बहुत सारे आशीर्वाद और गिफ्ट्स भी देंगे। नताशा ने जब भी अपने इस बड़े दिन के बारे में सोचा तो उसने यही पाया था कि उसे ये दिन बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था, और क्योंकि नताशा अपनी जिंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल में नहीं रख पाती थी, इसलिए इस दिन की हर एक चीज उसने सोच समझ कर तैयार कर रखी थी। लेकिन फिर नताशा के गुस्से ने उससे कुछ ऐसा करवा दिया जिससे इस दिन में होने वाली परफेक्ट चीजें हमेशा के लिए फीकी सी पड़ गई। कल रात जब नताशा ने श्रेया को घर ड्रॉप किया तो उसके बाद वो अपने गुस्से को निकालते हुए गाड़ी को चंडीगढ़ की खाली सड़कों पर चलाती रही। वो चाहती तो आसानी से अपने घर पहुंच सकती थी, लेकिन उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि उसे घर लौटने का मन नहीं था, और ऐसा उसने तब तक किया जब तक उसकी गाड़ी गलती से एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा ना गई। नताशा ने पाया कि उसके गाल के कोने से खून की धार बह रही थी। ऐसा होते देख उसके आंखों से भी आंसू निकल आए और उसने अपना चेहरा ढक लिया। आज जब श्रेया ने नताशा के कमरे की बालकनी में आकर उसे कमरा खोलने की हिदायत दी, तब श्रेया को नताशा का वही चेहरा दिखाई दिया। नताशा के चेहरे पर एक गहरा कट आ गया था, और यही नहीं, उस कट के आसपास काली सी परत जम गई थी। श्रेया को भी पहली बार नताशा का चेहरा देखकर वही दुख महसूस हुआ जो नताशा खुद भी महसूस कर रही थी। क्या तुम ठीक हो नताशा? श्रेया ने ये सवाल पूछते हुए नताशा के चेहरे के घाव को हल्के से छूने की कोशिश की, लेकिन नताशा ने झटक कर श्रेया का हाथ अपने चेहरे से दूर कर दिया। खुश तो होगी ना तुम? अब देखो मेरा क्या हाल हुआ। श्रेया ने तुरंत कहा, नहीं, मैं एक पल के लिए भी खुश नहीं हूं नताशा। मैं जानती हूं कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन सुनो, डरने की कोई बात नहीं है। हम बेबे और बाऊजी से बात करके सब कैंसिल कर सकते हैं। वॉट? तुम मेरी शादी कैंसिल करना चाहती हो? श्रेया, अब जब तुमने मुझे देख ही लिया है तो बाहर जाकर सबको हैंडल कर लो, लेकिन मेरे सामने से चली जाओ। श्रेया शॉक थी कि कल हुई वारदात से नताशा के दिल में इस शादी को लेकर कोई भी बदलाव नहीं आया था। तो तुम अब भी रौनक से शादी करना चाहती हो? ऑफ कोर्स श्रेया, मैं रौनक से शादी करना चाहती थी, और अब भी यही चाहती हूँ। पर क्या श्रेया, क्या मेरा एक्सीडेंट रौनक ने करवाया है? नहीं ना। तो फिर? इनफैक्ट मेरा एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरे रास्ते तुम कहती रही कि धीरे चलाओ, इसीलिए गुस्से में मेरी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हमेशा मेरी जिंदगी में तबाही लाने वाली तुम ही रही हो ना, और आज शादी से पहले भी ये तुम्हारा ही दिया हुआ निशान है। श्रेया समझ रही थी कि वो इस वक्त कुछ कह नहीं सकती है, इसलिए उसने आखिर में अपना आइडिया लगाते हुए कहा, देखो नताशा, अगर तुम्हें ये शादी करनी ही है तो यूं बाऊजी और बेबे को पूरे दिन अपने कमरे के बाहर खड़े करके तुम ये नहीं कर सकती। बाऊजी मजाक नहीं कर रहे हैं, वो सच में दरवाजे को तोड़ देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, और ऐसा करने से तुम्हारी शादी कैसे होगी? श्रेया के इस एक सवाल का नताशा के पास जवाब नहीं था, इसलिए उसने गुस्से से अपने पास रखा हुआ तकिया दूर फेंक दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो श्रेया? मुझे और गुस्सा दिलाने के लिए? श्रेया ने अब नताशा से कुछ कदम दूर हटते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी एक मेकअप आर्टिस्ट को स्टैंड बाय पर रखा है, वो तुम्हारा मेकअप कर देगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ भी हुआ है। फिर तो तुम बाहर निकलोगी ना? आज की पूजा करना जरूरी है इस शादी के लिए नताशा। नताशा ने अब सामने रखे बड़े से शीशे में अपना चेहरा देखा और उसे थोड़ी देर तक देखती ही रह गई।
नहीं, ये चोट किसी भी मेकअप से नहीं मिट पाएगी और लोगों को अगर इस बात का पता चल गया तो वो ना जाने क्या क्या कहेंगे। सब रौनक को ही गलत समझेंगे। श्रेया ने नताशा को हिम्मत देने की कोशिश की। अच्छा, एक बार उस मेकअप आर्टिस्ट का काम देख लो। अगर तुम्हें सब ठीक लगा तभी तुम इस कमरे से बाहर निकलना, ठीक है? वरना घर के सभी लोगों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी हुई। नताशा ने हाँ तो नहीं कहा था, लेकिन उसने ना भी नहीं कहा। इसलिए श्रेया ने खुद ही फैसला ले लिया और उस मेकअप आर्टिस्ट को घर बुला लिया। वो मेकअप आर्टिस्ट भी अगले 15 मिनट में आ गई और उसने भी सीढ़ी के सहारे ही बालकनी से नताशा के कमरे में कदम रखा। श्रेया पूरे समय नताशा के कमरे में मौजूद रही। श्रेया की बुलाई हुई मेकअप आर्टिस्ट काफी अच्छी थी और जब तक उसका काम खत्म हुआ तब तक नताशा के चेहरे की चोट को देख पाना नामुमकिन हो गया। नताशा और श्रेया ने हालांकि एक दूसरे से बात नहीं की थी, लेकिन ये साफ समझ में आ रहा था कि नताशा अपने चेहरे के इस दाग को लेकर काफी चिंता में थी और जैसे ही मेकअप पूरी तरह से खत्म हो गया वैसे ही नताशा ने श्रेया की आंखों में देखा। नताशा की आंखें श्रेया से पूछ रही थी कि क्या दोनों का ये ढोंग कामयाब होगा या नहीं। श्रेया ने मुस्कुराते हुए थम्स अप का इशारा किया और नताशा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा पड़ी। नताशा अब एक प्यारे से सूट में रेडी हो गई थी और पूजा के लिए बिल्कुल तैयार थी। श्रेया को मिला 1 घंटे का समय भी अब बीत गया था और पिछले 1 घंटे से घर के किसी भी इंसान ने नताशा के कमरे के दरवाजे को खटखटाने की भी कोशिश नहीं की थी। श्रेया ने इसलिए अब नताशा से कहा, एक काम करते हैं, हम बालकनी के रास्ते से वापस बाहर चले जाते हैं और तुम अपने कमरे से एक दुल्हन की तरह बाहर निकल सकती हो। नताशा ने उस मेकअप आर्टिस्ट को तो थैंक यू बोल दिया, लेकिन श्रेया की तरफ देखा भी नहीं। इस बात का बुरा ना मानते हुए श्रेया ने सिर्फ इस बात की खुशी मनाई कि अब बेबे और बाऊजी का दर्द कुछ कम हो जाएगा। जल्द ही श्रेया बालकनी से उतर के अपने घर के अंदर आ चुकी थी और अब उसने पूरे घर की चहल पहल देखी। जब नताशा को सबने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, एक दुल्हन की तरह सजी हुई नताशा खूब सुंदर लग रही थी और बेबे और बाऊजी की आंखों में उसे ठीक ठाक देखकर काफी हल्कापन आ गया था। श्रेया को एक बार के लिए लगा कि उसने बाऊजी की आंखों में अपने लिए भी कृतज्ञता का भाव देखा, लेकिन उसके बाऊजी ने बहुत लंबे समय तक श्रेया से नजरें नहीं मिलाए। श्रेया ने भी ऐसे में नजरें चुराते हुए सोचा कि उसे भी अब इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी रौनक के घर वाले भी मल्होत्रा कोठी में आ गए। उन्हें देखकर ही कई रिश्तेदारों ने श्रेया को पीछे की तरफ कर दिया और रौनक के घर वालों के स्वागत में वो व्यस्त हो गए। आज की पूजा में रौनक और नताशा दोनों को ही हिस्सा लेना था और इसलिए रौनक के घर वाले यहाँ आए थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि रौनक नहीं आया था उनके साथ। उसके घर वालों की आवभगत जब तक खत्म हुई तब जाकर बाऊजी यानी कि जगदीप जी ने रौनक के बड़े भाई से पूछा, बेटा हमारा दूल्हा किथे है? असी तो उसी का इंतजार कर रिया सी। इस सवाल के आते ही रौनक का बड़ा भाई कुछ हिचकिचाते हुए कहने लगा, ओ अंकल जी, बात इतनी सी हैगी कि दूल्हा जो है वो ठीक महसूस नहीं कर रिया है। उन्होंने अब जगदीप जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप आज दी पूजा उसके बगैर ही कर दो। ये बात सुनकर श्रेया के परिवार से कई लोग नाराज दिख रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत समय ये सोचते हुए काटा था कि अगर आज दुल्हन यानी कि नताशा पूजा में नहीं बैठेगी तो क्या होगा, क्या ये शादी टूट जाएगी। लेकिन अब इतनी परेशानी झेलने के बाद जब नताशा तैयार हो गई थी तो लड़के वालों ने बड़े ही आराम से पूजा में हिस्सा न लेने को कह दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आज की पूजा लड़के और लड़की दोनों के लिए जरूरी है। पंडित जी ने इनकी कुंडली देखकर ही इस पूजा का आयोजन किया था। दोनों के ना होने से बड़ी दिक्कत हो जानी है। आपको ये तो पता ही है कि लड़का और लड़की की कुंडली कुछ खास नहीं मिलती, जिसका मतलब है कि इस पूजा का होना बहुत जरूरी है।
नताशा की मामी जी ने ये बात सबके सामने कह दी तो जगदीप जी को भी इस बात का जवाब देना ही पड़ा। नताशा की मामी सही कहंदी सी तो सी दुल्हन नु इत्थे बुलवा लो बेटा जी। रौनक के भैया और भाभी अब काफी परेशान दिखने लगे थे। उसके भाई ने हिचकिचा कर इधर उधर देखा और फिर उठ के घर के बाहर चले गए। उन्होंने रौनक को कॉल करके जल्दी से जल्दी यहाँ आने की धमकी दी। श्रेया यहाँ से लौटने के बारे में सोच ही रही थी कि अब बबली भी उसके घर आ गई और श्रेया ने बबली को सब कुछ बताया और फिर दोनों एक कोने में खड़े होकर इस शादी में होने वाले तमाशे को देखने लगे। श्रेया अब भी यही उम्मीद कर रही थी कि ये शादी टूट जाए, लेकिन नताशा को खुश देखकर उसे कभी कभी अपने ही ख्वाहिशों के बारे में अफसोस हो रहा था। नताशा का जब से मेकअप हुआ था तब से उसकी आंखों में चमक जैसे लौट आई थी। अपने दोस्तों के साथ वो अब कई सारी तस्वीरें खींचे जा रही थी, जबकि हॉल में बैठे सभी लोग अब रौनक के आने का इंतजार कर रहे थे। आज ही शाम को संगीत का भी फंक्शन था और इसके लिए जरूरी था कि शादी से पहले होने वाली ये पूजा जल्द से जल्द खत्म हो पाए, लेकिन अगले 1 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद भी रौनक पूजा में नहीं आया और आखिर में इस पूजा में नताशा को ही अकेले बिठा दिया गया। हालांकि नताशा पूजा में अकेले बैठने को तैयार हो गई, लेकिन फिर उसे भी अब समझ में आ गया था कि जैसे कल रात उसके साथ एक हादसा हुआ था उसी तरह से शायद रौनक के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है। इस बात का एहसास होते ही नताशा ने श्रेया की तरफ ऐसे देखा जैसे वो रौनक की इस हालत की जिम्मेदार थी, लेकिन सच तो ये था कि श्रेया को रौनक के बारे में कोई खबर तक नहीं थी। रौनक की खबर तो सिर्फ एक इंसान को थी और वो इंसान था निहाल शेरगिल। निहाल ने कल रात काफी मेहनत से अपने बनाए हुए प्लान को एग्जीक्यूट किया था और उसमें सक्सेस भी पाई थी। अब निहाल को बस तय करना था कि वो किस समय और किस हिसाब से रौनक और नताशा की शादी में भंग डालना चाहता था। निहाल अपने घर में आज अकेले बैठकर बाकी के लोगों से अपने प्लान का बचा हुआ काम करवा रहा था कि तभी श्रेया का कॉल आ गया। निहाल, मुझे तुमसे ये पूछना था कि रौनक को क्या हुआ है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें रौनक के बारे में सब कुछ पता है, तो इसलिए कोई बहाना मत बनाना, बस मुझे बता दो कि वो ठीक तो है ना। निहाल को इस बात का जवाब नहीं मालूम था, इसलिए उसने कहा, श्रेया, तुम जो सोचना चाहो वो सोच सकती हो, लेकिन इस वक्त रौनक कहाँ है या कैसा है इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हें अपने बेटे की कसम है निहाल, मुझे पूरा सच बताओ। श्रेया की इस बात पर निहाल को गुस्सा आ गया। तुम समझती क्या हो खुद को श्रेया? जब चाहो मेरी जिंदगी में आओगी, जब चाहे कोई भी झूठ कहकर चली जाओगी और फिर मुझे अपने ही बेटे की कसम देकर मजबूर कर पाओगी। नो वे, मुझे इस बारे में अब तुमसे कुछ भी नहीं कहना है और मैं तुमसे रूड नहीं होना चाहता था, लेकिन इस वक्त मैं ये फोन काट रहा हूँ। तुम्हें मुझसे आज कोई भी जवाब नहीं मिल पाएगा। इसके बाद निहाल ने फोन काट दिया और श्रेया को धक्का लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि निहाल श्रेया से इतने तीखे अंदाज में बात करने लगा। 2 हफ्ते पहले हुई बात को आज वो क्यों उछाल रहा है। श्रेया को इतना तो समझ में आ गया था कि हो ना हो निहाल का इरादा इतना सिंपल या सीधा भी नहीं था। एपिसोड 223 संगीत की रात मल्होत्रा कोठी में सब जल्दी से तैयार हो रहे थे। श्रेया के भेजे हुए मेकअप आर्टिस्ट की फिर से मदद लेने का नताशा ने फैसला किया और जल्द ही वो अपने ही संगीत के लिए तैयार हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी सितारे की तरह चमक रही थी। संगीत मल्होत्रा कोठी के पास के ही एक हॉल में था, जहां अब लोग आने लगे थे और साथ ही दोनों तरफ के परिवार वाले भी अब यहां आने लगे थे। लेकिन इस हॉल से दूर अब भी श्रेया बबली के घर में अपने पजामे में ही बैठी थी और वंश को उसके स्कूल की एक किताब पढ़ने में मदद भी कर रही थी। तुम पजामे में क्यों बैठी हुई हो अब तक? बबली एक सुंदर से लहंगे में तैयार हो गई थी।
उसने अपने कमरे से निकल के श्रेया और वंश को यूं बैठकर पढ़ाई करते हुए देखा। बबली का सवाल सुनते ही श्रेया ने उसे उंगली दिखाकर चुप रहने को कहा। वंश बेटा, आप अंदर कमरे में जाकर अपनी नोटबुक में वो सब लिख लो जो हमने अभी अभी पढ़ा है। ऐसा करने से आपको सब याद हो जाएगा। वंश को अपनी किताब की कहानियों में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी मॉम की बात सुनकर कमरे के अंदर जाने का फैसला किया। उसके जाने के बाद श्रेया ने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं जाने वाली हूँ संगीत में बबली, तुम जाओ। तुम्हें लेट भी हो रहा होगा। लेकिन क्यों श्रेया, अब तक तो तुमने 2 फंक्शन अटेंड भी किए हैं, तो फिर आज का फंक्शन क्यों नहीं? मैं अकेले वहां बोर हो जाऊंगी यार, तुम्हें भी चलना चाहिए। नहीं बबली, तुम जानती हो कि पिछले 2 फंक्शन में मैं क्यों गई थी। सच पूछो तो अगर वो 2 कारण नहीं होते तो मेरा इन फंक्शन को अटेंड करने का कोई मतलब ही नहीं होता। क्या तुमने नताशा का चेहरा नहीं देखा? कैसे बिगड़ जाती है वो जब जब मुझे देख लेती है। सीरियसली वहां किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है और यहाँ मेरा बेटा मुझे चाहता है। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्यों अपने बेटे को यहाँ छोड़कर जाऊं। पर वंश को हमें अकेला नहीं छोड़ना है। निहाल को भी तो तुम कह सकती हो ना कि आज रात के लिए निहाल वंश के पास ही रह जाए। शायद तुम भूल चुकी हो बबली की निहाल के लिए रौनक अब उसका दोस्त बन गया है। मैं उस संगीत में जाऊं या नहीं जाऊं, आई एम श्योर निहाल वहां जरूर पहुंच जाएगा। और ऐसे में मैं उसकी मॉम को भी बेबी सिटिंग करने के लिए नहीं कह सकती। बबली श्रेया की बात समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि आज श्रेया को उसके साथ संगीत में जाना चाहिए। इसलिए उसने कहा, तो मैं अपने मॉम डैड से पूछ लेती हूँ ना श्रेया। मेरे मॉम डैड मुझसे भले ही नाराज हो लेकिन छोटे बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। इसलिए तो उन्हें मुझसे भी बच्चे चाहिए ना। श्रेया ने मुस्कुराकर बबली से कहा, हाँ तो अब मिला दो उन्हें हमारे अर्नब के परिवार से। नो वे, पहले मैं तो उसकी फैमिली से मिल लूं। तुम्हें तो प्लान पता ही है ना श्रेया। हम इसी पल इस घर के दरवाजे की बेल बजी और बबली ने श्रेया को देखकर कहा, प्लीज तैयार हो जाओ यार। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इतनी सुंदर लग रही हूं मैं, लेकिन सब चेंज करके मैं भी अपने पजामे में आ जाऊंगी। इतना कहकर बबली ने अपने घर का दरवाजा खोला। उसने अपने सामने निहाल को खड़ा हुआ पाया। निहाल ने एक बहुत ही सुंदर सूट पहना हुआ था, जो गहरे भूरे रंग का था। निहाल का चेहरा इस रंग में ना जाने क्यों कुछ और खिला खिला सा लग रहा था। अंदर आते ही निहाल ने सबसे पहले बबली को देखकर कहा, कितनी सुंदर लग रही हो तुम बबली। वेल डन, ये ड्रेस तुम पर बहुत खूबसूरत लग रही है। अंदर बैठी श्रेया ने सबसे पहले निहाल की आवाज सुन ली और उसने जल्दी से दूसरे तरफ लगे शीशे में देखकर अपने बाल ठीक कर लिए और अपने पजामे को भी सीधा किया। ओ निहाल, तुम यहाँ कैसे? और तुम भी हैंडसम लग रहे हो, लेकिन हमेशा की तरह। बबली ने निहाल को भी पलट कर कॉम्प्लीमेंट दिया और फिर उसे अपने घर के अंदर आने का न्योता भी दिया। अंदर आते ही निहाल ने सबसे पहले सोफे पर बैठी श्रेया को देखा। उसकी भौहें खींची हुई रह गई। तुम तैयार क्यों नहीं हो रही हो? क्या आज नताशा का संगीत नहीं है? श्रेया ने निहाल को ऊपर से नीचे देखकर आंखों ही आंखों में सराहते हुए कहा, मैं संगीत में नहीं जा रही हूँ, इसलिए रेडी नहीं हूँ निहाल, लेकिन दिख रहा है कि रौनक के बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम कितना रेडी होकर आए हो। निहाल श्रेया की बात का जवाब देता, लेकिन उसने फिलहाल सिर्फ इतना ही कहा, मुझे टॉन्ट मारने से कुछ भी नहीं बदलेगा श्रेया। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए यहाँ आया था। कहाँ है वंश? श्रेया ने निहाल को कमरे के अंदर जाते हुए देखा तो उसे टोक दिया, एक मिनट, तुम वंश को लेकर कहाँ जाना चाहते हो? मेरी बहन के संगीत पर? सीरियसली? निहाल ने अपने कंधों को हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम तो वहां जाने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे में अगर मुझे
इनविटेशन मिला है तो मैं अपनी फैमिली को साथ में लेकर वहां जाना चाहूंगा। आफ्टर ऑल ये मेरा पहला इनविटेशन है। पहला इनविटेशन? श्रेया ने हैरानी से पूछा। हाँ, पहला इनविटेशन। जब से मैं तुमसे और वंश से मिला हूं तब से मुझे किसी ने भी अपनी शादी में नहीं बुलाया। ये पहली शादी है जहां इनविटेशन में लिखा हुआ था निहाल शेरगिल एंड फैमिली। श्रेया ने चिढ़ते हुए कहा, नो वे। वंश मेरी बहन की शादी में मेरे बिना नहीं जाएगा। हाँ तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। बबली ने भी निहाल की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ प्लीज, तुम्हें निहाल, वंश और मेरे साथ ही वहां जाना चाहिए। श्रेया ने बबली और निहाल दोनों को ही ऐसे देखा जैसे वो उसकी जिंदगी की गहराई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तुम लोग सीरियस हो क्या? मैं यहाँ अपने घर के लोगों से आंख मिलाने से भी डर रही हूँ। अकेले जाने पर भी सारे रिश्तेदार मुझे घूर घूर कर देखते रहते हैं, और अब तुम लोगों को लगता है कि मुझे वंश को भी वैसे माहौल में साथ ले जाना चाहिए। हाँ श्रेया, अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें यूं घूरते हैं तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलत तो वो कर रहे हैं ना, लेकिन वंश को उन लोगों से दूर रखकर तुम अपनी खुद की सच्चाई लोगों से छुपा रही हो, और जब तक तुम यूं छुप छुप कर जीती रहोगी तब तक वैसे भी वंश के लिए जिंदगी आसान नहीं हो पाएगी। शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को इस अंधेरे से बाहर निकालना चाहता हूँ। निहाल की बात का सपोर्ट करते हुए अब बबली ने भी कहा, हाँ श्रेया, निहाल एकदम सही कह रहा है। आखिर तुम्हारे घरवाले और सब रिश्तेदार भी अब ये जानते ही होंगे कि तुम्हारा एक बेटा है। अगर वो तुम्हें अकेले देखते होंगे तब भी उनके दिमाग में यही बात रहती होगी कि तुम अपने बेटे को कहाँ छोड़ कर आए हो। और अगर उनके दिमाग में ये बात चल ही रही है तो बेहतर तो यही है ना कि तुम उनका सामना करो, और वंश को भी सबका सामना करने की प्रैक्टिस करवा दो अभी से। नहीं, वो इसके लिए बहुत छोटा है अभी भी। निहाल श्रेया के अंदर भरे हुए डर को देख पा रहा था, इसलिए उसने कहा, यू नो वॉट, यही डर था मुझे, लेकिन आज मैं वंश को प्रोटेक्ट करने की जगह उसे अपनी जंग का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वंश एक होशियार बच्चा है और वो अपनी होशियारी से खुद को ठीक रख पाएगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ श्रेया। इसलिए तुम हमारे साथ आओगी या नहीं इसका मन तुम बना सकती हो। श्रेया को समझ में आ रहा था कि निहाल उसके लिए कोई और ऑप्शन छोड़ ही नहीं रहा है, इसलिए आखिर में श्रेया ने मन मारते हुए वंश को जोर से आवाज लगाई और बाहर बुला लिया। निहाल ने वंश के आते ही उसे गोद में उठा लिया और कहा, वंश, आज तुम अपनी उस नई ड्रेस पहन सकते हो जो मम्मा तुम्हारे लिए लेकर आई थी। वंश को तैयार होने के लिए भेजकर आखिर में निहाल और बबली दोनों ने ही एक साथ श्रेया को देखा जैसे वो उसके अंदर भी हिम्मत भर रहे थे। श्रेया ने काफी देर तक डरने के बाद आखिर में अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मैं भी चलूंगी। श्रेया को ये हिम्मत भरा कदम उठाते हुए देख निहाल और बबली दोनों ही खुश हो गए, और निहाल ने दोनों लड़कियों को रोककर कहा, एक मिनट, मैं तो एक चीज भूल ही गया, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आया था। और अगले ही पल निहाल बाहर जाकर अपनी गाड़ी से दो बड़े और फ्रेश लाल रंग के गुलाब के फूल ले आया, और उसने पहले बबली को और फिर श्रेया को ये फूल देते हुए कहा, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेंगे। निहाल ने ये बात श्रेया की आंखों में देखकर कही थी और श्रेया को जाने अनजाने ही शर्म आ गई। उसके लाल गालों पर गुलाब जैसा ही एक रंग चने लगा तो श्रेया उठ कर तुरंत अपने कमरे में चली गई। अगले आधे घंटे बाद श्रेया को आखिर में तैयार होकर कमरे से बाहर आते हुए देख सब हैरान रह गए थे। श्रेया ने काले रंग का एक लहंगा पहना हुआ था, और उसके कान में दो छोटे झुमके थे, लेकिन उसके पहनावे में सबसे ज्यादा दमक रहा था उसके बालों के कोने में लगा वो गुलाब का फूल जो निहाल लेकर आया था। उसके आते ही बबली ने उसकी तारीफ में कहा, वाव, लग रहा है जैसे ये गुलाब सिर्फ तेरे लिए ही बना था। क्यों निहाल, तुमने मुझे यूं ही श्रेया के हिस्से का गुलाब दे दिया?
है ना। पर निहाल ने बबली की गलतफहमी दूर करते हुए कहा, नहीं बबली जी, आपके लिए ये फूल मैं बहुत सोच समझ कर लाया हूँ। ऐसा कहकर निहाल ने बबली के हाथ से उसका गुलाब छीना और फिर उस गुलाब को वंश के हाथ में देकर उसके कानों में कुछ कहा। वंश को उसके पिता की बात जैसे ही समझ में आई, वो कूदकर अपनी बबली आंटी के पास वाले सोफे पर चढ़ गया और उसने बबली आंटी के बालों में ये गुलाब लगा दिया। ये देखकर निहाल और श्रेया बहुत खुश हुए और वंश ने भी अब बबली को देखकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आप बहुत सुंदर दिख रही हो आंटी। अच्छा बच्चू, क्या मैं तुम्हारी मम्मा से भी ज्यादा सुंदर दिख रही हूँ? इस बात पर वंश को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ और उसने अपनी मम्मा को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरी मम्मा सबसे ज्यादा सुंदर है। बबली ने अब वंश के गाल खींचते हुए कह दिया, तुम भी बिल्कुल अपने डैड पर गए हो वंश। और इसी बात पर निहाल और श्रेया की नजरें टकरा गई। दोनों के बीच में अब भी थोड़ी दूरी थी, क्योंकि चाहकर भी वो दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहे थे। फिर यूं ही हंसते हुए वंश के साथ सब के सब नताशा के संगीत को अटेंड करने के लिए में निकल पड़े। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ निहाल को ही पता था कि आज का फंक्शन उतना मजेदार नहीं होने वाला था जितना कि सब सोचकर चल रहे थे। हॉल के बाहर पहुंचकर भी श्रेया ने अपने पैरों को जमीन में जमा हुआ पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जंग लड़ने आगे जा रही थी। लेकिन जब वंश ने उसका हाथ पकड़ा तो श्रेया को एहसास हुआ कि इस वक्त वो एक माँ की हैसियत से अंदर जा रही है, ना कि एक बेटी की हैसियत से। इसी हिम्मत के साथ श्रेया आगे बढ़ने लगी। पर जैसा श्रेया ने सोचा था आखिर में वैसा ही हुआ। श्रेया के हॉल में कदम रखते ही लोगों की नजर उस पर पड़ी। श्रेया बहुत सुंदर भी लग रही थी, लेकिन उसने अपने हाथों में पर्स की जगह एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। और ये दृश्य सबको हजम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा चौंक गए थे हॉल की दूसरी तरफ खड़े हुए जगदीप मल्होत्रा जी। जगदीप जी ने जब दूर से ही श्रेया को निहाल और अपने बेटे के साथ अंदर आते हुए देखा तो उन्हें पता चल गया था कि आज कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली थी। उनका दिमाग यही कह रहा था, लेकिन फिर भी जगदीप जी ने किसी तरह का तमाशा नहीं किया। न ही उन्होंने श्रेया को यहाँ आने से रोका, बल्कि वो बाकी के मेहमानों को व्यस्त रखने लगे ताकि कोई भी श्रेया और उसके बेटे पर ध्यान न दे और न ही उन्हें टॉन्ट मारे। वही बेबे यानी कि जमुना जी एक व्हील चेयर पर बैठकर सबसे बातें कर रही थी, पर श्रेया को उसके बेटे के साथ आता देख उनकी आंखें भर आई। वंश से तो वो पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन दोनों बार उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो अपने नाती से मिल रही है। आज जब उनका नाती उनके सामने खड़ा था तो उनके मन में उसे गले लगाने की इच्छा उठी, पर तभी उन्होंने अपने पीछे खड़ी रौनक की परजाई जी की आवाज सुनी, जो कह रही थी कि श्रेया जैसी बदतमीज लड़की उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। क्या श्रेया को आज भी 5 साल पहले से चल रही गलतफहमी का हिसाब भरना? एपिसोड 224 नया परिवार। कहते हैं ना, इंसान बाकी किसी भी चीज का मोह त्याग सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मोह होता है अपनी ही औलाद का, अपने वंश के चिराग का। जगदीप जी और जमुना जी दोनों को ही श्रेया को देखकर और खासकर श्रेया के साथ आए हुए नन्हे वंश को देखकर कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। नन्हे से वंश ने आज एक प्यारी सी नारंगी रंग की शेरवानी पहनी थी। उसके काले पंत और काले जूते और भी ज्यादा क्यूट थे, और जिस तरह से वंश हंस रहा था और उसका चेहरा खिला हुआ था, उसे तो देखकर ही देखने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। नताशा की शादी के लिए जमे संगीत के इस माहौल में ना जाने कितने रिश्तेदारों की खातिरदारी करते हुए जगदीप जी और जमुना जी दोनों को मुस्कुराने का जैसे एक बहाना दे दिया था वंश ने। लेकिन जगदीप जी ने जहां रिश्तेदारों की खातिरदारी जारी रखी और श्रेया और वंश की तरफ पलट कर देखा भी नहीं, वहीं जमुना जी ने मुस्कुराते हुए अपने रिश्तेदारों का साथ छोड़ा और वो अपनी व्हीलचेयर को धक्का मारते हुए श्रेया और वंश की तरफ आ पहुंची।
निहाल जो अब तक उनके साथ ही खड़ा था, उसने जब जमुना जी को आते हुए देखा तो श्रेया को उनके साथ अकेला छोड़ने का निर्णय करते हुए वो इस बड़े से हॉल की भीड़ में कहीं गुम हो गया। वहीं जमुना जी को अपनी तरफ आते हुए देख श्रेया को घबराहट हो रही थी। अब समय आ गया था कि वंश अपनी नानी से मिले और उन्हें जाने, लेकिन ये सब वंश के लिए बहुत नया होने वाला था और श्रेया ने अब तक अपने बेटे को इस पल के लिए तैयार नहीं किया था। इसलिए जमुना जी के आते ही श्रेया ने अपने घुटनों पर बैठकर वंश से आंख मिलाकर कहा, बेटा, याद है मम्मा ने क्या बताया था नाना जी और नानी जी के बारे में, कि वो किसी और शहर में रहते हैं और वो मम्मा के माँ बाप है, जैसे वंश के मम्मा डैड है ना, ठीक वैसे ही। और आज आप अपनी नानी से मिलने वाले हो बेटा, वो यही है और आपसे मिलने यहाँ आ रही है। पर अब तक जमुना जी श्रेया के पास पहुंच चुकी थी और उन्होंने श्रेया के माथे पर हाथ फेरते हुए सीधा वंश को देखा और कहा, हाँ मैं ही आपकी नानी हूँ बेटा जी, क्या आपको मैं याद आई? वंश ने शर्माते हुए एक बार श्रेया को देखा और फिर कहा, वैसे तो वंश ने आपको पहले भी कई बार देखा है, लेकिन अब मेरी मम्मा बता रही है कि आप मेरी नानी हो। क्या आप मेरी नानी हो? हाँ बच्चे, मैं आपकी नानी माँ हूँ। तो मैं आपको नानी बुलाऊं या नानी माँ? आपको जो ठीक लगे बेटा जी, आप मुझे वही बुलाओ। वंश काफी जोर से मुस्कुरा रहा था। वहीं जमुना जी यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अपने वंश के वंश को आज अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी। उनकी उम्र में आकर हर माँ बाप को ही दादी या नानी बनाने का शौक तो आ ही जाता है। जमुना जी को भी कुछ ऐसा ही लगता था। इसलिए अब वंश को अपने पास खींचकर उन्होंने उसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और पाया कि वो काफी हद तक श्रेया की तरह दिखता था और उसमें जगदीप जी की परछाई भी थी। ये देखकर जमुना जी को बहुत ही प्यार आया और उन्होंने अपने पर्स में से 500 रुपये के 2 नोट निकाल कर वंश के सर के ऊपर घुमाए और वो पैसे फिर वंश के हाथ में रखते हुए कहा, कितना प्यारा बेटा है मेरा बच्चा, ये पैसे आपके लिए, लेकिन आप इन्हें अपनी मम्मा को दे सकते हो, मम्मा जरूर इन्हें संभाल कर रख देगी। श्रेया की भी आंखों में आंसू आ गए थे अपनी बेबी को वंश के साथ यूं खुलकर प्यार करते हुए देख। अपने आंसुओं को पोंछकर श्रेया ने वंश के हाथ से वो पैसे लेकर अपने पर्स में रख लिए और फिर मुस्कुरा पड़ी। दूर खड़े हुए अपने बाऊजी को श्रेया अब भी देख पा रही थी, लेकिन उसके बाऊजी यहाँ आकर वंश से नहीं मिलने वाले थे। इस बात ने श्रेया के दिल में एक हल्की सी चुभन छोड़ ही दी। साथ ही बाऊजी के आसपास खड़े हुए कई ऐसे रिश्तेदार भी थे तो आज से पहले श्रेया को बहुत दुलार दिया करते थे, लेकिन उन सब ने 5 साल से उसे बॉयकॉट कर दिया था। आज भी वो सब नजरें चुराकर श्रेया और वंश दोनों को देख रहे थे, लेकिन कोई भी श्रेया के पास आकर उससे मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। बेबे ने फिर श्रेया की तरफ देखकर पूछा, वो लड़का जो अभी अभी तुम्हारे साथ आया था, वो कहाँ गया? श्रेया समझ गई कि बेबे निहाल के बारे में पूछ रही थी, लेकिन अब निहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो हॉल में ही कहीं होगा बेबे। बेबे ने श्रेया की आंखों में झांक कर समझने की कोशिश की कि आखिर श्रेया और निहाल के बीच का रिश्ता अब कैसा है, लेकिन श्रेया ने अपनी आंखों से कुछ भी जाहिर नहीं किया। बेबे को फिर किसी रिश्तेदार की आवाज आए और शायद फंक्शन भी शुरू होने वाला था, इसलिए अपनी आंखों में थोड़ा दर्द भर के बेबे ने कहा, अच्छा तुम लोग खाना पीना करो, मैं आती हूँ। और हाँ श्रेया, इसको अच्छे से खाना खिलाना, मुझे जानना है कि ये क्या क्या खाता पीता है। श्रेया ने मुस्कुराकर अपनी बेबे को खुद से दूर जाते हुए देखा और फिर बबली को देखकर मुस्कुरा पड़ी। श्रेया के लिए आज का ये दिन एक जीत की ही तरह था। जिस बिरादरी से बेइज्जत होकर वो चली गई थी, आज उसी बिरादरी में वो अपना पूरा सच लेकर लौट पाई थी। बबली ने भी श्रेया को हक करते हुए कहा, जो अच्छा करता है ना श्रेया, उसके साथ तो अच्छा ही होता है यार। मुझे इसलिए कभी भी तेरी चिंता नहीं थी। अच्छा अब इस छोटे से बंदर का लीश खोल दो ताकि ये भी अब एंजॉय कर ले। वंश श्रेया का हाथ छोड़कर यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बबली ने श्रेया को सही हिदायत दे दी। पर श्रेया ने पहले वंश को पूरी जिम्मेदारी से समझाया कि उसे घूमना नहीं है और इस हॉल के पास ही रहना है। फिर अपना फोन उसके नन्हे से बैग में डालते हुए श्रेया ने उसे दूर चले जाने दिया। फंक्शन में कई सारे बच्चे आए थे और वंश को उन्हीं के साथ खेलने में इंटरेस्ट था।
इस फंक्शन में जैसे जैसे श्रेया और बबली आगे बढ़ने लगे उन्हें दिखाई देने लगा कि किस तरह लोग श्रेया से दूर दूर हट रहे थे और उसके छोटे कजन भी उससे बात नहीं कर रहे थे। पर बबली के होने की वजह से श्रेया में काफी हिम्मत आ गई थी और उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं महसूस हो रहा था। दूर एक कोने में रौनक और नताशा बैठे हुए थे और उन्हें देखने के लिए जब श्रेया और बबली आगे बढ़े तो रौनक के परिवार के कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। ये जबरदस्ती वाला रास्ता रोकना नहीं था, लेकिन वो सब बात करते करते एक झुंड की तरह एक लाइन में आकर खड़े हो गए ताकि श्रेया और उसकी दोस्त आगे ना जा पाए स्टेज के पास। श्रेया इन सभी लोगों को अच्छे से जानती थी। ये वही लोग थे जो 5 साल पहले श्रेया को अपनी दुल्हन मानकर बहुत प्यार दे चुके थे, लेकिन आज वो श्रेया की तरफ यूं देख रहे थे जैसे वो किसी भूत को देख रहे हो। वो उसे रोकना भी चाहते थे और साथ ही उसे इग्नोर भी करना चाहते थे। इस भीड़ में सबसे आगे थी रौनक की परजाई जी, जो हमेशा ही श्रेया को एक छोटी बहन की तरह देखती थी, लेकिन आज वो रौनक के लिए यूं प्रोटेक्टिव हो गई थी कि वो श्रेया को शारीरिक तौर पर भी रौनक के पास जाने नहीं देना चाहती थी। श्रेया ने परजाई जी को देखकर उन्हें बड़ी ही तहजीब के साथ नमस्ते कह दिया और फिर स्टेज पर जाने की कोशिश छोड़ दी। भले ही बबली को यूं रास्ता रोके जाने पर गुस्सा आ रहा था, पर श्रेया ने बबली का हाथ पकड़ के उसे दूर ले आने का फैसला किया। छोड़ना, अगर वो लोग नहीं चाहते तो हमें भी स्टेज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। हमें कौन सा नताशा और रौनक से बात करनी है, श्रेया ने बबली को टोकते हुए कहा। हाँ, लेकिन वो हमें बुली कर रहे थे, और मुझे कोई बुली करता है तो मुझे सिर्फ पलट के जवाब देना ही आता है। बबली ने भी अपनी बात रख दी, पर वो श्रेया का पॉइंट समझ रही थी। ये शादी आम शादियों की तरह नहीं थी, खासकर श्रेया के लिए जो यहाँ इनवाइटेड ही नहीं थी पर फिर भी आ गई थी। वहीं संगीत की रात में रौनक और नताशा स्टेज पर एक ऐसे कोने में बैठे थे जहां से उन्हें पूरा हॉल दिख रहा था, और श्रेया और निहाल के आते ही उन दोनों ने निहाल और श्रेया को देख लिया था। ये निहाल श्रेया के साथ क्या कर रहा है? उसने सुबह से मेरा फोन नहीं उठाया है। और तुम्हारी लाडली बहन को देख लो, इस श्रेया में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो हमारी संगीत के फंक्शन में आ गई। रौनक अब भी काफी खराब मूड में था। उसका हैंगओवर बस कुछ ही देर पहले किसी तरह से उतरा था, लेकिन शादी के फंक्शन में आने का मतलब था कि उसके दोस्तों ने उसे अब भी शराब का पैक पिला ही दिया था। पर रौनक के सर का दर्द अब भी जारी था और वो इस दर्द के लिए अलग से दवाई भी खा चुका था। वहीं नताशा रौनक से गुस्सा थी और उससे बात ही नहीं कर रही थी। तुम डिजर्व करते हो निहाल जैसा दोस्त, जो पहले तुम्हें पार्टी दे और फिर तुम्हारा फोन ही ना उठाए। मुझे भी ऐसा ही लगा रौनक, जब तुम सुबह की पूजा में ही नहीं आ पाए। अरे कितनी बार कहूँ मेरी माँ की मुझे हैंगओवर था। अब तो मेरे परिवार वाले भी समझ गए हैं, फिर तुम कब समझोगी? पूजा ना हो गई, ये कोई फेरे ही हो गए हैं। हमें उस पूजा को वैसे भी बैचलर पार्टी के अगले दिन रखना ही नहीं चाहिए था। और वो पंडित जी वैसे भी कितनी बेकार बातें करते हैं, क्या हो जाता उस पूजा को करके? तुम्हारा दिमाग शांत रहता और मेरा भी। पंडित जी के हिसाब से हमारी शादी में बहुत बाधाएं आएंगी और उन्हें दूर करने के लिए ही ये पूजा थी। प्लीज नताशा, अब तुम शुरू मत हो जाओ। एक तो वहां गेट पर मेरी एक्स खड़ी हुई है और वो हॉट भी लग रही है, मुझे रिझा भी रही है। और यहाँ तुम हो जिससे मैं शादी कर रहा हूँ, पर तुमने सुबह से मुझे एक किस भी नहीं दिया है, बस मुंह सदा कर बैठी हुई हो। और तुमने इतना मेकअप भी किया है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लड़की से नहीं बल्कि पाउडर से शादी कर रहा हूँ। नताशा की नजरें इस बात को सुनकर झुक गई। उसने अपने चेहरे पर लगी चोट को छुपाने के लिए ही ये मेकअप किया था, लेकिन रौनक से गुस्सा होने की वजह से वो अब तक रौनक से ये नहीं कह पाई थी कि कल रात उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। और अब ये बात कहने का सही वक्त नताशा के हिसाब से जा चुका था। अब दोनों स्टेज पर बैठकर श्रेया और निहाल को हॉल के अलग अलग कोने में खड़ा देख रहे थे। निहाल काफी देर से फोन पर ही लगा हुआ था और वो जब से यहाँ आया था उसने एक बार भी रौनक से आकर ना बात की थी, न ही उसने रौनक से नजरें तक मिलाई थी। रौनक को ये बात बेहद अजीब लगती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कल रात निहाल उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर उसके साथ खूब एंजॉय कर रहा था।
रौनक ने सोचा कि शायद उसकी ही तरह निहाल भी हैंगओवर में होगा। एक बार तो जब निहाल रौनक के काफी करीब तक आ गया था तो रौनक ने स्टेज पर ही बैठे हुए हाथ हिलाकर उसे इशारा भी कर दिया, लेकिन निहाल को ये इशारा दिखाई ही नहीं दिया और उसने रौनक को एक बार फिर इग्नोर कर दिया। रौनक के दोस्त भी उसे आकर कई बार ये पूछ चुके थे कि वो आखिर इतना नर्वस क्यों लग रहा है, लेकिन रौनक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था और निहाल रौनक को इग्नोर करता जा रहा था, वैसे वैसे रौनक के पेट में जैसे एक गांठ बंधती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ श्रेया इतनी हॉट लग रही थी कि रौनक को रह रहकर याद आ रहा था कि वो क्या मिस करने वाला है। लेकिन श्रेया को लेकर रौनक के इरादे क्लियर थे। वो आज नहीं तो कल श्रेया को पाने वाला है, ये भी उसे क्लियर था। अब वो कैसे होगा, कब होगा, ये सब इस शादी के बाद सोचने वाला था रौनक। वैसे भी एक बार ये शादी हो जाती है तो मल्होत्रा परिवार रौनक के कब्जे में आ ही जाएगा, और रौनक का यही इरादा था। पर आखिर ये निहाल रौनक से यूं रूठा हुआ क्यों था, और उसके दोस्त होने की हैसियत से उसके पास आने की बजाय वो इस हॉल में आसानी से गायब हो जा रहा था। एपिसोड 225 संगीत की रात। 4 साल का वंश आज जिंदगी में पहली बार किसी शादी के संगीत के फंक्शन में आया हुआ था, और आज का फंक्शन उसके लिए किसी जुरासिक पार्क या एडवेंचर पार्क से कम नहीं था। ये एक बड़ा सा हॉल था जहां कई तरह के खाने के आइटम अलग अलग जगह मिल रहे थे, वो भी फ्री में। पहले तो जहां वंश अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हुआ, वहीं कुछ देर बाद उसे भूख लग गई। यहाँ वैसे भी इतने अलग अलग खाने की खुशबू उसे आ रही थी कि वंश को खुद पर कंट्रोल ही नहीं था। उसने जल्दी से पास के ही एक काउंटर पर जाकर एक प्लेट में पानी पूरी के 2 पीस खा लिए थे। वंश को ये भी एहसास हो रहा था कि वो जहाँ भी जाता वहाँ उसे कोई ना कोई मददगार मिल जाता है। हर छोटे से बड़े काउंटर पर लोग झुककर वंश की प्लेट में टेस्टी पकवान रख दे रहे थे, और वंश चुपचाप अकेले ही सब खा ले रहा था। कई बार तो उसने ये सोचा कि उसे ये खाना अपनी मम्मा के साथ, डैड के साथ या अपनी बबली आंटी के साथ तो शेयर करना ही चाहिए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी ही तरह वो सब भी तो खाना खा रहे होंगे ना। ऐसे में वंश ने अपनी रेलगाड़ी को जारी रखा और एक काउंटर से होते हुए दूसरे काउंटर पर पहुंचता रहा। यूं ही चलते हुए वंश अब एक ऐसे काउंटर पर पहुंचा जहां उसकी सबसे फेवरेट चीज मिल रही थी, यानी कि लाल लाल और थोड़े भूरे पर चाशनी में चमक रहे डूबे हुए गुलाब जामुन, जिनकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैल रही थी। वंश ने अपने हाथ में एक छोटी सी थाली पकड़ी थी, जिसे लेकर वो हर एक काउंटर पर घूम रहा था। अब गुलाब जामुन के काउंटर पर पहुंच के भी वंश ने अपनी जगह बनाई और थाली अपने पास में खड़े हुए लंबे इंसान की तरफ करते हुए उसने कहा, गुलाब जामुन चाहिए। वंश को इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं था कि वो अब अपने ही नाना जी यानी कि जगदीप जी के बगल में खड़ा हुआ था, और जगदीप जी भी वहां खड़े होकर गुलाब जामुन ही खा रहे थे और किसी मेहमान को खिला रहे थे। यूं जब जगदीप जी ने वंश को प्लेट आगे बढ़ाते हुए देखा तो उन्होंने पहले तो बिना कुछ ज्यादा सोचे ही उसकी प्लेट में गुलाब जामुन दे दिए, और तब जाकर उन्होंने गौर से वंश को देखा, और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने कौन खड़ा है। छोटा सा वंश गुलाब जामुन अपनी प्लेट में पाकर काउंटर से थोड़ा दूर हटकर एक बेंच पर बैठ गया, और वहां बड़े ही मन से वो गुलाब जामुन को खाने लगा। कुछ देर तो जगदीप जी ने उसे दूर से ही देखा, लेकिन फिर वो अपने ही वंश के मुंह में खुद बह गए। पुत्र जी, तुम दो गुलाब जामुन अकेले ही खा जाओगे? मम्मा तुम्हें डांटेंगी नहीं? जगदीप जी ने अब अपने नाती वंश के पास जाकर उससे ये सवाल किया। वंश जो अब तक चैन से अपनी मिठाई को खा रहा था, वो अब घबरा कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे श्रेया कहीं भी नहीं दिखी। अपने चेहरे पर चिंता लेकर वंश ने सामने खड़े जगदीप से पूछा, अंकल क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है? अगर आप उन्हें देखोगे तो मुझे बता देना, हाँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा मेरी मम्मा ने अगर मुझे 2 गुलाब जामुन एक साथ ही खाते हुए देख लिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी और फिर मेरी मिठाई भी छीन लेंगी। मम्मा मुझे एक से ज्यादा मिठाई खाने ही नहीं देती, लेकिन गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैं कभी कभी मम्मा से छुप कर इसे खा लेता हूँ। जगदीप जी भी अब वंश के साथ बच्चे बनते हुए उसके बगल में बैठ गए।
और वंश को ढकने की भी कोशिश की ताकि उसे कोई देख न ले। तुम खाओ अपने गुलाब जामुन पुत्र, कोई कुछ नहीं करेगा। वैसे ये मेरी भी फेवरेट मिठाई है। ऐसा कहकर वो वंश को देखते ही रह गए। पर वंश एक बहुत ही सुलझा हुआ और क्यूट बच्चा था और उसने जब इस बड़े से अंकल को अपनी रक्षा करते हुए देखा तो उसने अपने हिस्से का एक गुलाब जामुन बड़े ही प्यार से उनकी तरफ बढ़ा दिया। जगदीप जी ये देखकर हैरान रह गए पर फिर हंसते हुए बोले, अरे नहीं पुत्र, ये तो आपके हिस्से का है, इसे आप ही खाओ। वंश भले ही आज का खाना अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाया था लेकिन वो हमेशा खाना शेयर करने में यकीन जरूर रखता था। इसलिए वंश को जब ये अंकल अच्छे लगे तो वंश ने उनके साथ अपनी प्रेशियस मिठाई को भी शेयर करने का फैसला कर लिया। इसलिए वंश अब उस मिठाई को अपने हाथ में पकड़ते हुए जगदीप जी के मुंह की तरफ ले गया और उस पल में जगदीप ने खुद को यूं मजबूर पाया कि वो और कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने अपना मुंह खोला और वंश के हाथ से मिल रही उस गुलाब जामुन को खा लिया। जगदीप जी को जैसे तुरंत ही एहसास हुआ कि किस तरह से श्रेया भी बचपन में ठीक ऐसी ही थी और उसे खाना शेयर करना उसकी असली माँ ने सिखाया था बहुत ही छोटे में, इसलिए तो श्रेया अक्सर नताशा से भी अपनी सारी चीजें शेयर कर लिया करती थी। लेकिन जगदीप जी की आंखों से अब आंसू निकलने ही वाले थे। ये सारी पुरानी यादें जो उनके लिए बहुत कीमती थी, उनका इस वक्त कोई काम नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना गला साफ किया, पलकें झपकी और फिर अपनी पीठ सीधी करके खड़े हो गए। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ था कि वो कब वंश के सामने पूरी तरह से झुक से गए थे। वही श्रेया अब तक खुद भी वंश को ढूंढने लगी थी। कहाँ रह गया बबली ये लड़का? हमने उसे अकेला छोड़कर गलती की ना। वो सिर्फ 4 साल का है यार। मैं क्या ही सोच रही थी, अपने 4 साल के बच्चे को अकेला कौन छोड़ता है। देखना बाकी के सभी बच्चे एटलीस्ट 5 साल के तो लग ही रहे हैं। लेकिन अब वंश यहाँ नहीं है, उसे कोई लेकर चला गया होगा तो। यू मीन बच्चा चोर? बबली ने मजाक करते हुए कहा, पर श्रेया को ये मजाक बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाँ क्यों? चंडीगढ़ में बच्चा चोर नहीं होते हैं क्या? मेरा बेटा मिल भी तो नहीं रहा है। क्या तुम्हें उसके बैग में बज रहे मेरे फोन की घंटी सुनाई दे रही है? मुझे तो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। हाँ ये किसका आइडिया था कि वंश को अकेले छोड़ दो और उसके बैग के अंदर अपना फोन डाल दो। इतनी भीड़ में एक फोन की आवाज भला कैसे सुनाई देगी? निहाल का आइडिया है ये, और अब वो भी ना जाने कहाँ गुम हो गया है। श्रेया ने अब चारों तरफ निहाल को ढूंढने के लिए अपनी नजर दौड़ाई पर उसे निहाल कहीं भी नहीं दिखा। स्टेज के पास रौनक के दोस्तों का एक झुंड भी खड़ा हुआ था जिनके साथ निहाल कल रात को पार्टी कर रहा था, लेकिन अब निहाल उनके साथ भी नहीं था। इट्स ओके श्रेया, आ जाएगा निहाल और मिल जाएगा वंश भी। हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं ना यार। देखना जैसे ही वंश को भूख लगेगी ना वो तुम्हें खुद ही आकर ढूंढ लेगा। श्रेया को भी यही उम्मीद थी कि भूख लगने पर वंश अपने आप उसके पास आ जाएगा, लेकिन अब भी उसकी आंखें चारों दिशाओं में बस वंश को ढूंढे जा रही थी। बबली तो अब अपने लिए एक प्लेट में चाट भी ले आई थी और वो श्रेया को भी खाना खाने के लिए कह रही थी, लेकिन श्रेया को एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल पा रहा था। एक बार जब उसने अपनी बेबे को देखा तो उसने सोचा कि बेबे से ही पूछ लेती हूँ, क्या पता उन्होंने भी वंश को कहीं देखा हो। लेकिन बेबे ने भी वंश को एक बार भी नहीं देखा था। कोई बात नहीं पुत्र, ठंड पा, यहाँ सब अपने घर वाले ही हैं, वो गुम नहीं हो जाएगा। मैं अभी 2-4 लोगों से कहती हूँ कि वो वंश की तस्वीर लेकर इधर उधर सबसे पूछ लें, देखना तू वो जल्द ही मिल जाएगा। पता है तू और नताशा भी बचपन में कितना गुम हो जाते थे, और फिर मैं परेशान होकर तुम्हें ढूंढती रहती थी, लेकिन फिर दोनों ही हमेशा मिल जाते थे आखिर में मुझे। श्रेया ने बेबे की बात सुनकर ये तो समझा कि बच्चों का गुम जाना एक कॉमन बात है, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो कहती है, बेबे कोई बात नहीं, आप यहीं रुको, मैं उसे बाथरूम के एरिया में ढूंढ कर आती हूँ। क्या पता कहाँ निकल गया हो, चंचल भी तो बहुत है ना वंश, हमेशा इधर से उधर घूमता रहता है। श्रेया ये सब कहते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि जब उसकी बेबे ने उसका हाथ थाम लिया। श्रेया ने सोचा कि शायद बेबे को किसी मदद की जरूरत थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी बेबे उसका ध्यान हॉल के एक ऐसे कोने की तरफ खींच रही थी जहां एक भीड़ जैसी जमा होने लगी थी।
हैरानी की बात यह थी कि ये भीड़ छोटे से वंश के आजू बाजू जमा हो रही थी। इस हॉल के एक कोने में कुछ ढोलक वाले बैठकर ढोलक बजा रहे थे और उसी के आसपास दोनों ही परिवार के रिश्तेदारों का झुंड अपना समय काट रहा था और कोई कोई नाचने की भी कोशिश कर रहा था। इस झुंड में श्रेया के भी कई रिश्तेदार थे जो खूब मजे कर रहे थे। ऐसे में श्रेया ने पाया कि वंश उन सब के बीच में खड़ा था और कभी ढोलक बजाने की कोशिश कर रहा था तो कभी उन सब के साथ कदम पर कदम मिलाने की भी कोशिश कर रहा था। एक बड़े से आदमी ने अब वंश को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे डांस कराने लगा। इसके बाद वहां जितने भी लोग थे वो सब बारी बारी से वंश को अपनी गोदी में लेना चाह रहे थे और वंश भी मुस्कुराते हुए एक गोदी से दूसरी गोदी जाने लगा था। श्रेया को याद है कैसे बचपन में जब श्रेया अकेले ही वंश को हैंडल किया करती थी तो कैसे श्रेया को किसी अनजान इंसान की मदद लेनी होती थी जो एक पल के लिए वंश को पकड़ ले ताकि श्रेया कोई छोटा मोटा काम ही कर पाए। तब से ही श्रेया ने वंश को ये आदत डाल दी थी कि वो किसी की भी गोदी में जाता था तो खुश होकर उतरता था। वंश को स्ट्रेंजर से बिल्कुल डर नहीं लगता था और आज जब वो जाने अनजाने अपने ही रिश्तेदारों से मिल रहा था तो उसकी यही आदत खूब काम आ रही थी। श्रेया तो वंश को यूं मस्ती करते हुए देखकर हंस पड़ी लेकिन बेबे की आंखों में अब आंसू आ गए थे। देखा ना कितना सोना मुंडा है और उसे बचपन में ही अपने ननिहाल का प्यार नहीं मिल पाया। मेरी ही किस्मत फूटी है पुत्र। श्रेया ने अपनी बेबे को यूं रोने नहीं दिया बल्कि उन्हें कंधे से पकड़ के हक करने लगी। आप तो लकी हो बेबे, देखो आज वो यहाँ आ पाया सिर्फ आपकी वजह से और फिर आप उससे मिल पाए और उसके साथ खेल पाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे भी आपकी मुलाकात वंश से करवाते रह सकते हैं, अगर आप चाहो तो। बेबे की आंखों में इस बात को सुनकर आंसू आ गए और वो कहने लगी, तू इतनी चंगी है पुत्र, काश सब तेरे अंदर का अच्छापन देख पाते, लेकिन जब तेरे बाबूजी ही ये नहीं देख पाते हैं तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद करूं। मैं थक गई हूँ पुत्र तेरे बाबूजी से लड़ते लड़ते, लेकिन उन्होंने पिछले 5 साल में अपना दिल इतना कठोर कर लिया है कि अब उन्हें ये छोटी छोटी खुशियां दिखती ही नहीं है। बेबे का दर्द श्रेया समझ सकती थी। बाबूजी और उनके बीच वैसे तो हमेशा ही बहुत पक्का रिश्ता रहा है लेकिन जब से श्रेया घर छोड़कर गई है तब से उस घर के साथ साथ उनके रिश्ते में भी कुछ खटास सी आ गई थी। तभी इतनी दूर से ना जाने कैसे वंश ने श्रेया को देख लिया और वो अपनी बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहने लगा, मम्मा मैं आपको ही तो ढूंढ रहा था। अंकल अंकल मुझे नीचे उतारो, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। वंश के इतना कहते ही सारे रिश्तेदार जो वहां मौजूद थे और आज वंश के साथ एंजॉय भी कर रहे थे, वो सब उतावले होकर वंश की मां को देखने लगे। लेकिन जब उन्होंने वंश को जाकर श्रेया के गले लगते हुए देखा तो जैसे उन सब के चेहरे छोटे से हो गए। मम्मा मैंने आज बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, कुछ तो मेरी ही एज के थे और कुछ बड़े थे जिनके साथ मैं डांस भी कर रहा था। नानी आप भी डांस करोगी क्या? मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ। ये बात सुनकर जमुना जी तो हंस पड़ी और साथ ही श्रेया ने भी वंश से कहा, बहुत अच्छे, अब चलो मैं आपको आपका डिनर करवा देती हूँ, फिर हमें घर भी लौटना है। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, पर डैड कहाँ है मम्मा, मुझे उनके साथ भी डिनर करना है। जहां जमुना जी अब कुछ दूसरे रिश्तेदारों की तरफ चली गई थी वहीं श्रेया वंश को उन लोगों से दूर रखने की कोशिश कर रही थी जो वंश से पहले प्यार कर रहे थे लेकिन अब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसमें कोई बीमारी हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वंश को श्रेया के साथ देख लिया था। कितनी कठोर है ये दुनिया। श्रेया ने इस बात का एहसास इसी पल कर लिया और फिर मन ही मन ये बात ठान ली कि उसे जल्द से जल्द इस फंक्शन से बाहर निकलना है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।